हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 जो है सॉल्व करेंगे मैथ्स में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यानी इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दिए गए हैं वो सही है और कौन से गलत, ये बताना है। और साथ में जो है इसमें कारण भी बताना है कि आपका आंसर क्यों सही है। अगर गलत है तो किस वजह से और अगर सही है तो किस वजह से। पहला क्वेश्चन है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि सिंगल पॉइंट से जो है केवल एक ही लाइन होकर गुजरती है, ये कहा गया है पहले पॉइंट पे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो जो है फॉल्स है। हमने इसका आंसर लिखा है फॉल्स। किस कारण से फॉल्स है? हमने एक पॉइंट से एक लाइन तो ड्रॉ करी। यहाँ पे इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से केवल एक ही लाइन, हम एक ही रेखा एक बिंदु से खींची जा सकती है, ये बोला गया है। तो हमने कभी एक रेखा खींची, लेकिन अगर हम चाहें तो सेम पॉइंट से हम दूसरी रेखा भी खींच सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो तीसरी रेखा भी खींच सकते हैं। अगर हमारा मन है तो हम चौथी रेखा भी इसमें खींच सकते हैं, इसी पॉइंट से जाती हुई। इसके अलावा और भी अगर चाहें तो और रेखाएं खींच सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये पता चल रहा है कि हम इसमें कई सारी रेखाएं खींच रहे हैं, कोई एक रेखा नहीं, कई सारी रेखाएं, यानी कई सारी लाइंस हम इसमें ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो इतनी सारी लाइंस जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं वो सिंगल लाइन तो नहीं है, सिंगल लाइन से ज्यादा है, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स? इसलिए है बिकॉज फ्रॉम अ पॉइंट मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। तो कई सारे लाइंस जो है एक पॉइंट से खींची जा सकती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये आंसर जो हमारा उत्तर है गलत, सॉरी उत्तर कह रहा हूँ, प्रश्न नंबर 1 में जो स्टेटमेंट लिखा है वो गलत है। क्यों गलत? इसलिए है क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट वी कैन ड्रॉ मेनी लाइंस और इनफाइनाइट लाइंस, ठीक है। सेकंड नंबर जो है उसको समझते हैं कि सेकंड पॉइंट में क्या बोला है। सेकंड पॉइंट में बोला है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कोई दो बिंदु हैं जिनसे हम कई सारी रेखाएं खींच सकते हैं। ऐसा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इन दो बिंदुओं से जो है हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, जितनी चाहे उतनी, ठीक है। तो दो पॉइंट्स के बीच में जो है अगर हम यहाँ लाइन, हमने पॉइंट्स ड्रॉ किए पहले, पॉइंट्स के बाद जो है हमने यहाँ पे देखा लाइन खींच के, तो हम तो सिर्फ एक ही लाइन खींच पा रहे हैं। दूसरी अगर हम लाइन खींचने की ट्राई भी अगर करें तो दूसरी लाइन तो एक ही पॉइंट से होकर जा पा रही है, ये किसी अदर पॉइंट से होकर जा ही नहीं, दूसरा पॉइंट तो यहाँ सेफ छूट गया। तो यहाँ पर हम जो है लाइन जो है ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की रही हमने, एक लाइन के अलावा जो है कोई भी अदर लाइन इसमें ड्रॉ नहीं कर पा रहे। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी दो बिंदुओं से जाती हुई सिर्फ एक ही रेखा हम खींच सकते हैं। यहाँ पे हमें एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये फिगर फर्स्ट के लिए था, ये सेकंड के लिए। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं कि, और डायग्राम बना के लिख सकते हैं। ये जो पूरी बताई गई है आपको, ये डायग्राम आपको बनाने हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर के साथ, जिससे आपको जब आप बाद में भी इसको पढ़ें तो आपको ये डायग्राम देखकर याद आ जाए कि इसमें इस कारण से जो है फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स क्यों इसमें यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स है, क्यों? क्योंकि दो बिंदुओं से जाते हुए केवल हम एक ही रेखा खींच सकते हैं। फ्रॉम अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन, ठीक है। थर्ड नंबर है a terminated line can be produced in
indefinitely on both the sides। अगर कोई टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन का मतलब लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है, सपोज लाइन सेगमेंट को ही टर्मिनेटेड लाइन बोलते हैं। लाइन सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड वह होता है जिसकी लेंथ जो है फिक्स होती है, ठीक। रेखा की कोई लेंथ फिक्स नहीं है। रेखा जो है दोनों साइड हमने एरो का जो निशान बनाया है ये बताता है कि ये लाइन बढ़ती जा रही है, इसका डिस्टेंस फिक्स नहीं है, लेकिन इसमें डिस्टेंस यानी इसकी जो लेंथ है, सॉरी लेंथ फिक्स है, लेंथ जो है फिक्स रहती है। अब इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई जो है टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन का मतलब आपको क्लियरली याद रखना है कि टर्मिनेटेड लाइन को यानी शांत रेखा को ही बोलते हैं रेखाखंड, क्योंकि ये बढ़ती नहीं है। अब ये जो है अगर हम इसको डॉटेड लाइन करके आगे बढ़ाते चले जाएं तो ये इनफाइनाइट तक ये दोनों साइड से बढ़ाई जा सकती है, यही इसमें लिखा हुआ है। A terminated line can be produced indefinitely on the both the sides। दोनों साइड्स में हम इसको बढ़ा सकते हैं अनंत तक, जहां तक चाहे वहां तक। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि हम बढ़ा सकते हैं इसको, हमने यहाँ पे फिगर्स के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझा दिया है। तो हम यहाँ पे तीसरा लिख सकते हैं कि ये हमारे थर्ड पॉइंट का डायग्राम है और ये सेकंड का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल, ठीक है। ये कहा गया है कि अगर दो सर्कल हैं, ये एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है, ये दोनों जो सर्कल हैं ठीक है, ये दोनों सर्कल जो है जो भी आपस में इक्वल ही है, ठीक। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो इनका जो ये रेडियस है r1 और यहां से इस सेंटर से जो इसका रेडियस है r2, अगर ये सर्कल ही इक्वल है तो इनका रेडियस भी इक्वल होगा, यानी r1 जो है r2 के इक्वल है। सेम रेडियस वाला इसमें करना क्या है, सेम एक साइज का एक सर्कल बनाना है, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद जब आप उसकी रेडियस का मेजरमेंट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो इनका रेडियस है वो सेम है, क्योंकि सेम रेडियस से ही सेम सर्कल खींचा जा सकता है, इक्वल सर्कल। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डिफरेंट रेडियस से सेम सर्कल खींचा जा सके, ठीक है। सेम दिखने वाला सेम साइज का हम नहीं खींच सकते। तो यहाँ पर ये चीज जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी चौथा पॉइंट भी हमारा सही है, क्योंकि जब हम इनको कोइंसाइड करेंगे, यानी अगर हम एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल रख दें, जैसे हमारी जो बिस्किट है वो सर्कुलर शेप की होती है, जब पैकेट में पैक होकर आती है तो अगर उसको हम सर्कुलर पे देखें तो एक के ऊपर एक बिस्किट सर्कल के ऊपर ही रखी होती है कोइंसाइड, तो सेम साइज की है, सेम ही एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर हम एक साथ रख दें उसको तो हमें एक ही बिस्किट दिखाई देगा, पीछे की बिस्किट नहीं दिखाई देंगे अगर हम उसको बिल्कुल एग्जैक्ट ना जो है सीधे से देखें, ठीक है। तो सेम वैसा है कि एक सर्कल को एक सर्कल के ऊपर अगर रख दिया जाए तो कोइंसाइड हो जाएंगे, कोइंसाइड हो गए तो कवर इनकी जो आउटर जो इन्होंने आउटर लाइंस जो है ये आउटर का ये एक दूसरे पर मर्ज हो जाएगा और सेंटर इसका एक दूसरे पर कोइंसाइड हो जाएगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये इसका सेंटर अगर एक ही जगह पर आ रहा है, दोनों का सेंटर और दोनों की साइड्स भी एक दूसरे से मर्ज है, दैट मींस कि इनका रेडियस भी इक्वल होगा आपस में, ठीक है। पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर है कि इन फिगर 5.9 AB एंड PQ AB is equal to PQ, तो हमारा ये AB डायग्राम बना हुआ है, सॉरी ये जो है लाइन नहीं है बल्कि ये है हमारा लाइन सेगमेंट,
ये है हमारा ए बी, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, ये रहा हमारा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। इसी तरीके से हमारा एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है जिसको बोलते हैं एक्स और वाई। एक तीसरा पॉइंट भी है हमारा, चाहे तो आप इसको यहां बना लें या यहां पे बना लें, ये है पी क्यू, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। अब हमें ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन पे, क्योंकि हमारा फिगर 5 है, यहां पे बोला जा रहा है कि अगर ए बी जो है एक्स वाई के इक्वल है, सॉरी ए बी पी क्यू के इक्वल है, और हमारा पी क्यू जो है किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है। ए बी अगर पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो अगर पी क्यू की वैल्यू जो यहाँ पी क्यू लिखा है, अगर इसकी हम वैल्यू रख दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स कि ए बी जो है एक्स वाई के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखना, हमें यहाँ पे लिखना है, हमने जो अभी तक एक्सियोम्स पढ़े थे और इनके यूक्लिड्स के बारे में कुछ पोस्टुलेट्स भी पढ़े थे, तो उनमें से हमें एक पॉइंट याद होगा आप लोगों को कि उसमें था कि अगर कोई भी वस्तु जो है अगर उसके अन्य वस्तुओं के बराबर है, तो वो अन्य वस्तुएं भी आपस में बराबर होंगी। अगर कोई वस्तु जो है दूसरी वस्तु के बराबर है और ये दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु के बराबर है, तो पहली वाली वस्तु तीसरी वस्तु के बराबर होगी। यानी इफ एन ऑब्जेक्ट is equal to the other object and the other object is equal to the different other object, then the object will be all the objects are equally each other, एक दूसरे के इक्वली होंगे वो, ठीक है। तो इसलिए ये फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा, ये भी हमारा ट्रू है। अब ये हमें पता चल चुका, ये पहली कंडीशंस थी, ठीक है, जिसमें अलग अलग हमें पॉइंट्स दिए थे, हमने अलग अलग ड्रॉ करके चेक भी कर लिया कि हम ये चीज करेक्ट है या नहीं, हमने इसको दिखाया भी, तो ड्रॉ करके भी आप इसको शो कर सकते हैं, और साथ में कुछ स्टेटमेंट्स के साथ यहाँ पे आपको जो कारण मैंने हिंदी या इंग्लिश से जो भी बोला आप उसको नोट डाउन करके भी लिख सकते हैं उसमें। तो इससे आपका ये आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आगे, गिव द डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड आर there are other terms that needs to be defined first, what are they and how might you define them, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी डेफिनेशंस हमें बतानी है। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशंस बतानी है आप, ठीक है। पैरेलल लाइन की अगर डेफिनेशन बात करें, पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन का मतलब होता है समांतर रेखा हिंदी में। ये है पैरेलल लाइन का डायग्राम। पैरेलल लाइन में क्या है, पहली चीज तो ये है कि कोई भी जो प्लेन है, ठीक है, स्मूथ प्लेन, तो उसके अंदर अगर हम उनके प्लेन क्या है, किससे मिलकर बना है, कई सारी लाइंस को अगर हम एक साथ ऐड कर दें तो एक प्लेन का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। यानी अगर हमें एक प्लेन बनाना है, तो अगर हम लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, लाइन पे लाइन अगर ड्रॉ करते चले जाएं दूसरे के साथ में रखते हुए, तो हम देखेंगे कुछ देर बाद एक प्लेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसा सेम वैसा कि जैसे एक मैच स्टिक्स, फॉर एग्जांपल मैच स्टिक्स को मैच स्टिक्स साइड में रखते चले जाएं, तो पूरा का पूरा जो है प्रोजेक्ट में हम घर तैयार कर लेते हैं मैच स्टिक से, सेम वैसा ही है। तो यहाँ पे जो है कुछ चीजें कॉमन रहेगी। पहली चीज तो इन लाइन के बीच जो है ये पैरेलल क्यों है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट से लेकर के लास्ट पॉइंट तक इनके बीच का जो गैपिंग है, बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। दूसरी चीज कि ये कभी भी एक पॉइंट पर जाकर के नहीं मिलती है, दैट मींस कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक बिंदु पर जाकर नहीं मिलेंगी, यानी कभी भी एक दूसरे को लाइन काटती नहीं है। तो पैरेलल लाइन की परिभाषा यही है कि ये
समतल आधार पर, ये समतल प्लेन पर जो है वो लाइंस जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती और जो कभी भी एक बिंदु पर जाके नहीं मिलती दोनों रेखाएं, तो ये पैरेलल कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गई पैरेलल लाइंस। सेकंड नंबर है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब ये है कि हमें, अब मान लीजिए पैरेलल नहीं है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, पर इंटरसेक्ट करेंगी तो अलग अलग एंगल्स में कर सकती हैं, यानी इनके कोण जो है बीच के कुछ अलग अलग होंगे, थीटा की वैल्यू कुछ अलग होगी, ठीक है, थीटा 2, तो इस तरीके से ये अलग अलग जब कोण होंगे तो ये परपेंडिकुलर नहीं कहलाएगा। परपेंडिकुलर वही होगा जिसमें जो ये लाइन है इनके बीच का जो एंगल है वो हो 90 डिग्री। सपोज ये एक लाइन है L और ये एक लाइन है M, ये एक दूसरे को अगर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी काट रही हैं तो ये होगा परपेंडिकुलर लाइन। ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं आपस में L और M, क्योंकि ये एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे काट रही हैं। तीसरा पॉइंट समझते हैं सभी को। फिर तीसरा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया जा चुका है। लाइन सेगमेंट वेरी सिंपल कि किसी भी लाइन का एक पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट क्या है, सपोज ये एक लाइन है, लाइन का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें, कट करने के बाद हमारा अब ये इतना पार्ट बचा, ठीक है, तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन हुज लेंथ इज फिक्स, जिसकी लेंथ फिक्स हो या एक टर्मिनेटेड लाइन हो, यानी अब आगे ये नहीं बढ़ सकती, ठीक है। तो यही है थर्ड नंबर लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन और whose length is fixed। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल यानी किसी वृत्त का केंद्र। कोई एक सर्कल है, अब इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है ये कैसे पता चलेगा, सेंटर रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमें यहाँ पे सेंटर पता है, सर्कल पता है, लेकिन हमें रेडियस बतानी है। तो वृत्त का की जो त्रिज्या होती है, जिसको हम हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या किसकी, वृत्त की, तो जो है सेंटर अगर C है और ये अब यहाँ पर होगा किसी भी सर्कल के सतह पर, ठीक है, ये कोई एक बिंदु है, यानी इस सर्कल पे कई सारे सतह पर कहीं भी चारों तरफ कहीं से भी कोई भी बिंदु ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। सो सिंपली द रेडियस ऑफ सर्कल इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अ पॉइंट व्हिच इज ऑन द सर्कल, व्हिच इज ऑन द आउटर एज ऑफ द सर्कल, ये बोल सकते हैं। यानी बाहरी किनारे पर जो सर्कल पे अगर हम कोई एक बिंदु ले लें और उस बिंदु से सेंटर के बीच की डिस्टेंस दे दें तो रेडियस ऑफ सर्कल हो जाए। सिक्स्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो सॉरी फोर्थ नंबर था ये और अभी ये फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो फिफ्थ नंबर पे है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर जो है एक ऐसा रेक्टेंगल है, स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है यानी आयत है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होगा, आपस में बराबर होंगी, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक। तो ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों वो स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है पैरेलल लाइन से हमसे पूछा गया था, तो ये भी पूछा गया कि आपने इसमें आप जो है इसमें डेफिनेशंस बताइए और ये बताइए कि कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनको पहले बताना जरूरी है और उसके बाद उसको डिफाइन करिए। पैरेलल लाइंस हमने पढ़ी थी तो हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस के टाइम पे हमें लाइन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आप परपेंडिकुलर लाइंस की बात करें तो भी हमें लाइन की डेफिनेशन ही बतानी थी पहले।
लाइन के बाद हमें एंगल्स भी हम बता सकते थे इसमें। लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी लाइन की डेफिनेशन थी पहले ही, ठीक है। टर्मिनेटेड लाइन बता सकते थे, टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है। रेडियस ऑफ सर्कल की बात करें तो सबसे पहले हमें सर्कल बताना चाहिए था कि सर्कल क्या होता है। सर्कल होता है जिसमें सेंटर ऑफ पॉइंट से जिसको आउटर एज पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। फिर है स्क्वायर, जिसमें हमने रेक्टेंगल बताया कि ऐसा रेक्टेंगल जिसके चारों साइड्स इक्वल होती है। तो हम यहाँ रेक्टेंगल की डेफिनेशन बता सकते थे कि जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और उनके बीच जो है ये एक जो भुजा है एडजेसेंट साइड्स जो है उनकी, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, यानी हर कोने का एंगल जो है 90 डिग्री रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं।